गुड मॉर्निंग। देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे राज्य राजा और एक प्राचीन गणराज्य के अंतर्गत कर व्यवस्था को। तो महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित रूप से कर वसूलते थे, अर्थात टैक्स वो वसूल करने का काम करते थे। अब ये जो टैक्स है वो टैक्स किस किस तरीके से वसूल करते थे वो मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में हम पढ़ेंगे कृषि परिवर्तन, अर्थात कृषि के साथ कृषि में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल पर अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधे का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़कर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतिहर मजदूर करते थे। ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद में हम देखते हैं जो मगध साम्राज्य उसके बारे में। मानचित्र 4 में मगध ढूंढो। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया, अर्थात जितने भी जो हमारे 16 जनपद थे उनमें जो मगध था वो महत्वपूर्ण बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी, तो ये यातायात के क्षेत्र में जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लाया जाता था, अर्थात यहाँ से जो हाथी थे उन हाथियों को सेना में भर्ती किया गया, उनको ट्रेनिंग दी गई। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी, अर्थात लकड़ी भी प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध थी, इसलिए घर भी बना सकते थे, गाड़ियाँ बना सकते थे, रथ बना सकते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोह की खदानें थी, अर्थात खाने थी। यहाँ पर कई प्रकार की लोहे की मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत ही उपयोगी थे, अर्थात यहाँ से वो सैनिकों के लिए औजार बना सकते थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग तक फैला दिया। बिहार में राजगृह जो आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र जो आज वर्तमान में इसको पटना बोलते हैं को राजधानी बनाया गया, अर्थात पहले जो राजधानी थी वो राजगृह थी, फिर बाद में इसको बदलकर जो पाटलिपुत्र था वो कर दिया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ भागों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, अर्थात उस राजा के जो सैनिक थे उन्होंने लड़ने के लिए मना कर दिया, नदी को पार करने के लिए मना कर दिया। और उसका कारण था क्योंकि भारतीय राजाओं के जो लड़ने की जो शौर्य था वो भी ज़्यादा था, और इनकी जो सेनाएं थी, चाहे से वो रथ की सेना हो चाहे हाथी की सेना हो, वो इनके पास में ज़्यादा होती थी। इसके बाद में वज्जी गणराज्य, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीकी वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली अर्थात बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गणराज्य या संघ कहते थे, अर्थात यहाँ पर संघ या जो गण था वो राज्य करता था। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत और बहस करते थे और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना चाहिए और किस तरह करना चाहिए, अर्थात ये बैठकर एक तरीके की सभा होती है, जैसे मंत्री परिषद होती है, उस तरीके से ये काम करते थे और ये विचार विमर्श करते थे कि आगे इनको किस तरीके से कार्य करने हैं और क्या कार्य करने हैं। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे, अर्थात इनको इन सभाओं में, अर्थात ये जो मंत्री परिषद की जो सभाएं होती थी इनमें हिस्सा नहीं लेने दिया जाता था, अर्थात इन्हें अधिकार नहीं होता था।
बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में आप अध्याय 6 में पढ़ेंगे, दोनों ही गणिया संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। अब देखिए वज्जी संघ का ये वर्णन है जो दिग्ग निकाय से लिया गया है। दिग्ग निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इनमें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था, जिसके बारे में कुछ अवतरण है। अजातशत्रु और वज्जी संघ। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे और समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे, जब तक जो वज्जी राज्य है वो संपूर्ण तरीके से चलता रहेगा। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव रखेंगे। चैत्य वो होते थे जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु रहते थे, पूजा अर्चना करते थे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तो वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से भिन्न भी था, वो कारण था इसका गणराज्य होना। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में आप अध्याय जो 10 है उसमें हम पढ़ेंगे इसके बारे में अन्यत्र जो एटलस के बारे में बताया गया है। इसके बाद में देखिए ये कुछ उपयोगी शब्द है। राजा, अश्वमेध यज्ञ, वर्ण, जनपद, ये जो आपको मैंने बताए सारे, ठीक है। तो ये जो हमारा लेसन है ये कंप्लीट होता है, ठीक है।